गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये पेन कुछ ज्यादा ही वैसा नहीं है बड़ा। हाँ, वो टेबलेट का है। सर एक मिनट मैं बाकियों को बोल के और बुला के आता हूँ। तो उनको नहीं पता है क्या? मैसेज कर दिया गया है सर। अभी आ जाएंगे सर, 15-10 मिनट में सारे आ जाएंगे। 10 मिनट में क्लास में 20 मिनट की क्लास में 40 मिनट की क्लास में 10 मिनट में जाएंगे ना सब। लोगों को पता ही जी नहीं है सर, इनको। उसमें सर उनको पता तो होगा, पर क्या कर सकते अब। क्लास वाले थोड़े रहते हैं, अब भूल जाते हैं क्लास। सर हाँ, स्वयं वगैरह को लो तो सर, मीटिंग में वो आ गए, वेटिंग रूम में खड़े हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रिंस कहाँ है?
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो, तो क्या करा रहे हो अभी? मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और क्या करा रहा हूँ। चैप्टर 1। हाँ ओके सर। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर सिस्टम्स हैं। तो हमें पता है कि नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर्स होते हैं, फिर रेशनल होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इरेशनल होते हैं। ये सब हम 9 तक पढ़ चुके हैं। अब इन सब के कॉम्बिनेशन से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड तो आपको पता ही है कौन थे, ठीक है ना। डिवीजन भी कहता है डिवीजन। अब लेमा का मतलब क्या होता है? एक प्रूव स्टेटमेंट। जैसे एक्सियम और पोस्टुलेट नहीं होता है, तो लेमा का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें प्रूव नहीं करना है, मतलब डिवीजन के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि एक पजल दी है कि एक ऐसी चीज बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ कि अगर हम उसका दो दो का पेयर बनाए तो हमारे पास वो कितने नंबर्स होंगे। हमें नंबर ऑफ एग्स निकालने हैं। यहाँ पर क्या निकालना है? नंबर ऑफ एग्स। वो कितने एग्स होंगे कि अगर हम उसके दो दो पेयर बनाए तो हमारे पास एक लास्ट में बच जाए। मतलब 2 का पेयर अगर हम बना रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 1। इफ वी काउंट इन 3, अगर हम 3 के पेयर बना रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। इफ काउंट इन 4, अगर हम 4 के पेयर बना रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। अगर हम 5 के पेयर तो रिमाइंडर 4, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम 7 के पेयर बना रहे हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, ठीक है ना। और जो बास्केट है उसमें 151 से ज्यादा नहीं आ सकते, मतलब नंबर 150 से छोटा ही है। तो कितने नंबर ऑफ एक्स होंगे कि जिनको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, ऐसे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, वो नंबर ढूंढना है। और 7 से डिवाइड करने पर कुछ नहीं बचेगा, तो वो नंबर क्या होगा आपको निकालना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो कैसे करेंगे अब हम देखेंगे। एक्चुअल में इन्होंने ये बताया है कि मतलब वो जो नंबर है वो हमने मान लिया कि ए है, तो अगर हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे मतलब वो 7 का मल्टीपल होगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो आपने ये अभी तक पढ़ते हुए आए हो, अभी तक आपने पढ़ा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था। तो अगर वो नंबर ए है, अगर हम उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है और रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अगर उसी नंबर को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें आंसर कितना मिल रहा है? रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। अगर उसी नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्यू की जगह आर ले लो चलो, तो उसको हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो ऐसे हम सेम नंबर को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये स्मॉल ऐसे, तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 3। तो ये याद रखो कि अगर हम उनसे डिवाइड कर रहे हैं तो वो नंबर क्या होगा। तो जब हम उसको काउंट करेंगे कि हमें सारे रिमाइंडर्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो 0 भी मिल रहा है रिमाइंडर, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। तो हम इन सबका क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे और उस नंबर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। या फिर हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, 7 का मल्टीपल ही होगा वो, ओबियसली क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 की टेबल में उन नंबर्स को ढूंढेंगे जिसको 6 से डिवाइड करने पर 5 आंसर मिले, रिमाइंडर 5 से डिवाइड करने पर 4। तो वो नंबर क्या आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो नंबर आएगा 119, ठीक है। क्या आएगा वो नंबर? 119। 119 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखो 7 1 जा 7, बचेगा 4, 7 7 जा 49, मतलब 17 टाइम्स चला गया, 0 रिमाइंडर। अब इस 119 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। तो देखो करते हैं, 6 1 जा 6, बचेगा 5, 6 9 जा 54,
बचेगा 5। देखो ये रिमाइंडर 5। अब इसी नंबर 119 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 मिलेगा। तो वो नंबर हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लिया, बट ये तो हर बार हमेशा थोड़ी कर सकते हैं। तो उसी के लिए एक यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना पड़ेगा हमें कि वो नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमें एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर का, ठीक है ना, ये इन दोनों को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूज करते हैं। अगर जैसे कि अगर मुझे 17 को लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स जाएगा, कितने टाइम जाएगा 17? 2 टाइम्स। हाँ और बचेगा कितना रिमाइंडर में? 5 बचेगा ना। 6 2 हाँ। तो Yes, sir, ये 5 है। हाँ, तो ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिख लिया। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है वो हम देखेंगे कि जब इस नंबर को मैं इस नंबर से डिवाइड करता हूं तो ये 2 टाइम्स डिवाइड तो हो जाता है, बट रिमाइंडर कितना बच जाता है? 5। वैसे अगर हम 5 देखें 12 को और 5 को लिखें तो 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 12 को तो 2 टाइम्स चला जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? तो इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2 बच गया। अब वहीं मैं 20 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 5 जा, तो यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बच रहा है, 0 ठीक है ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों नंबर एक दूसरे की टेबल में आते हैं। ये दोनों नंबर टेबल में नहीं आते और ये दोनों टेबल में किसी की आते नहीं, तभी तो रिमाइंडर बच रहा है ना। तो यही चीज को इन्होंने यूज किया है एलसीएम निकालने के लिए। तो वो कैसे करेंगे देखो, यहां पर इन्होंने मान लिया कि एक नंबर है ए, ठीक है ना, ए बड़ा है बी से। दो नंबर ले लिए हमने, जैसे यहाँ पर दो नंबर थे 17 और 6, इनको आपस में हमें डिवाइड करना है या एलसीएम निकालना है। तो हमने दो नंबर लिए, एक नंबर लिया ए स्मॉल ए और दूसरा नंबर ले लिया स्मॉल बी, ठीक है। ये दो नंबर हमने यहाँ पर ले लिए, एक स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब स्मॉल ए को मैं डिवाइड करता हूँ किससे? बी से। तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा? हमने मान लिया क्यू टाइम्स चला गया और आर रिमाइंडर बच गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखा मैंने कि ए को मैंने बी से डिवाइड किया, ये क्यू टाइम्स चला गया और ये हमारा रिमाइंडर बच गया, जैसा कि वो भी लिखा है। इसको इससे डिवाइड किया तो ये इतने टाइम्स डिवाइड हुआ और ये 5 रिमाइंडर बच गया। अब ये याद रखो कि ये जो आर है, ये आर की वैल्यू हमेशा 0 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, बट ये हमेशा बी से छोटी होगी। बी मतलब जिससे हमने डिवाइड किया उससे हमेशा छोटी होगी। देखो देखो ये जो रिमाइंडर मिल रहा है वो हमेशा बी, ये बी है, ये सपोज ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। तो ये आर हमेशा बी से छोटा होगा। ये रिमाइंडर जो मिल रहा है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये जो स्टेटमेंट है इसी को बोला गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ये जो स्टेटमेंट है, आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा तो ये स्टेटमेंट्स लिखना है। अब आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है और बी से छोटी, तो आर की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, 0 1। जैसे बी की वैल्यू अगर 3 है तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 एंड 2, ठीक है ना। 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ पर यूज करनी है। पहले तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाना चाहिए। ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। तो जो डिवाइजर और रिमाइंडर में रिलेशन होता है वो ये होता है कि रिमाइंडर हमेशा 0 0 से बड़ा भी हो सकता है, हमेशा डिवाइजर की वैल्यू से छोटा होगा। तो दैट इज डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसी को समझते हैं हम आगे। इन्होंने यही यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पर लिख दिया है। थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा में बोला है कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो हमेशा याद रखना है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही पॉसिबल है। एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू, क्यू मतलब कोशेंट, ठीक है ना, एंड आर, आर सेटिस्फाइंग, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम दो इंटीजर ले रहे हैं तो उनके बीच में ये रिलेशन होता है जहां पर क्यू और आर दो यूनिक इंटीजर होंगे, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है अपने को, क्योंकि हम स्टेटमेंट को लिखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा था। ये बस एक स्टेटमेंट है। लेमा का मतलब होता है सेल्फ प्रूव स्टेटमेंट। जैसे पोस्टुलेट एक्सियम्स होते थे ना, वैसे यहाँ पर लेमा है। तो देखो अब हम अल्गोरिथम का यूज करेंगे। अब अल्गोरिथम होता क्या है?
तो एल्गोरिथम आप सी लैंग्वेज में यूज करते हो एल्गोरिथम, एक चीज को बार बार यूज करना जब तक कि हमें आंसर मिल ना जाए। तो इन एल्गोरिथम इज अ सीरीज, एल्गोरिथम सीरीज होती है जिसमें वेल डिफाइंड स्टेप्स होती है कि ये स्टेप के बाद ये करना है, ये स्टेप के बाद ये करना है, तो दैट इज एल्गोरिथम। ठीक है ना। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर बॉक्स बनाया, मैंने यहाँ पर कोई भी इनपुट डाला, ठीक है ना, तो इसके दो आंसर होंगे। ठीक है ना, यस आया तो इधर जाना है, नो आया तो इधर जाना है। तो यहाँ पर भी ये इनपुट, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी मैंने एक इनपुट डाला कि अगर यहाँ पर भी यस और नो आए तो दो अलग अलग जगह पर चले जाएं। तो ये इस टाइप से वेल डिफाइंड स्टेप से यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो इन दोनों को चेक करेगा कि मेरे पास यस है या नो है कंडीशन। यस कंडीशन है तो इधर चला जाएगा, नो कंडीशन है तो इधर। तो ये स्टेप बाय स्टेप क्या है, एक सीरीज होती है कि इसके बाद ये स्टेप फॉलो करनी, इसके बाद ये। तो ये कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होती है, पहले से डिफाइन होती है कि अगर ये आया तो हमें इधर भेजना है, इधर आया तो इधर भेजना है। तो उस प्रोसीजर को फॉलो करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है ना। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव अ प्रोसीजर। तो इसमें एक या एक से ज्यादा स्टेप्स हो सकती है, बट लेमा क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, सेल्फ प्रूफ स्टेटमेंट होता है जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जरूरत होती है तो करते हैं हम। ठीक है, तो दोनों में समझ में आया। लेमा और एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम में बहुत सारी स्टेप्स होती है जिनको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है ना। और लेमा क्या होता है, एक सेल्फ प्रूफ स्टेटमेंट, जैसे ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो एक स्टेटमेंट है, उसका यूज करेंगे हम। ठीक है ना, बस वो एक या दो बार यूज होगा, बट अगर उसको बार बार यूज करेंगे हम उस स्टेटमेंट को तो वो एल्गोरिथम बन जाएगा। ठीक है। द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ 19th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज्मी, और इनकी बुक थी अलजेब्रा, सॉरी इनकी बुक जो अलजेब्रा वर्ड आया इनकी बुक से आया है हिसाब अल जबर से। ठीक है ना, हिसाब अल जबर उल मुकाबला। ठीक है ना, तो ये यहाँ से हम देखेंगे कि ये एक इनकी बुक थी, ये वाली उसी में से मेरे बाजू में कौन है? हाँ वही है, पर्शियन मैथमेटिशियन। ठीक है ना। इसमें भी और इसी ने अलजेब्रा की सबसे पहले मतलब यूज किया था, और अलजेब्रा वर्ड्स भी इन्हीं की बुक के नाम से आया है, और एल्गोरिथम भी वहीं से निकला है। ठीक है ना, उन्होंने ही एल्गोरिथम का यूज किया था। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे हम। तो देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, एक ही स्टेप्स को यूक्लिड डिवीजन लेमा को बार बार यूज करना। जैसे क्या, देखो मुझे 455 और 42 का एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। 455 एंड 42 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, देखो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट, मुझे 455 और 42 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो इन दोनों में बड़ा है 455 और 42 छोटा है। तो मैं 455 को डिवाइड करूंगा किससे, 42 से। कितनी बार जाएगा, डिवाइड करके देखोगे तो 10 टाइम्स जाएगा। कितनी टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स चला गया। और रिमाइंडर कितना बच गया, 35। तो ये हमने एक बार यूज किया, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमने यूज किया। अब क्या करते हैं, ये जो 42 है ये यहां पर आ गया, और ये जो 35 है, अब इस 35 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 35 से 42 कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम में। और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। अब फिर से इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, 35 यहां पर आ जाएगा। अब 35 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, तो 7 5 जा और रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिस नंबर से हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था, 7 से, या फिर इस 0 के ऊपर जो नंबर लिखा है वही हमारा एचसीएफ होगा। समझ में आया। तो ये हमने बार बार उस स्टेप्स का यूज किया, तो ये है हमारा एल्गोरिथम। अगर हम एक बार यूज करते तो वो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता, बट हमने अलग अलग स्टेप्स को फॉलो किया, तो हमें यहाँ पर ये जो हमने किया ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और जो एक ही बार यूज करते तो वो होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया हमने
HCF निकालने के लिए फिर से बता रहा हूँ, हम सबसे बड़े नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में 42 से डिवाइड करेंगे, तो जितने भी टाइम वो डिवाइड होगा वो यहाँ पर लिखेंगे प्लस रिमाइंडर। फिर 42, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम दूसरी स्टेप्स फॉलो करेंगे, 42 को यहाँ शिफ्ट करेंगे और 35 से डिवाइड करेंगे, तो 35 से ये 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 7। फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे, 35 को यहाँ भेजेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 5 रिमाइंडर आ गया 0। तो ये जो जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया, या इसके ऊपर वाला नंबर हमेशा जो रिमाइंडर था वो हमेशा HCF होगा। ठीक है, यस सर। हम्म। सर आप पेन से लिख रहे हो? हाँ सर दिखाओ तो। दिखा तो रहा हूँ, ये सर किस पे लिख रहे हैं, मतलब लैपटॉप पे? टेबलेट पे। सर दिखाओ तो टैबलेट। ठीक है, तो ये यहाँ पर, तो ये आपको क्या करना है यहाँ पर, यही इस फॉर्मूला, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये हमारा HCF निकालने के लिए एक एल्गोरिथम है जिसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी स्टेप को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें देखो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, देखो 3-4 स्टेप से, मतलब ये एल्गोरिथम है। सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है तो फिर से वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, इन्होंने यही बोला है। कब तक? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है। ठीक है ना, देखो, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड 4052 और 1257 का 576 का HCF निकालना है। ये दो नंबर है, इनका HCF निकालना है हमें। ठीक है ना, तो जब हम इनका HCF निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, तो इन दोनों में बड़ा नंबर है कौन सा? 12576। हाँ 12576। तो यहाँ पर इन्होंने 12576 को 405 से 2 से डिवाइड किया, तो ये 3 बार डिवाइड हुआ 3 टाइम्स और 420 रिमाइंडर बच गया। अब क्या कर रहा है, 4052 को यहाँ पर लिखा और अब रिमाइंडर से डिवाइड किया, तो 4052 को जब रिमाइंडर से डिवाइड किया तो ये 9 टाइम्स गया और रिमाइंडर बच गया 270। तो 420 यहाँ पर शिफ्ट किया, 272 से डिवाइड किया तो ये 1 टाइम चला गया, फिर रिमाइंडर बच गया, तो ये 272 यहाँ गया, 148 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया, 124 बच गया, फिर 1 इसको यहाँ पे लिखा, रिमाइंडर से डिवाइड किया, फिर 24 बच गया, फिर इसको यहाँ लिखा, 24 से डिवाइड किया, फिर 4 बच गया, फिर 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया था या इसके ऊपर वाला नंबर, ये हमारा HCF हो गया। ठीक है, कितनी बड़ी मेथड है। हाँ तो इतनी बड़ी मेथड ही करनी पड़ेगी, ये तो छोटी सी है, ज्यादा हार्ड नहीं हो, पर सब देखने जाए तो ऐसे। हाँ तो ये हमारा इजी है। हाँ। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2 पर। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, वो इसी मेथड से करना है। ठीक है ना, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1.1, ये आपका होमवर्क है। ये इस 3 क्वेश्चन को आपको इसी मेथड से करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। चलो अब हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ये वाली हाँ यूक्लिड डिवीजन, हाँ एल्गोरिथम से ही करना। नोटबुक में कहीं तो चलेगा ना? क्यों अभी स्कूल की नोटबुक कहाँ से है? बेटा, स्कूल की नोटबुक नहीं है तो एक खरीद लो, जो क्लासमेट की बुक होती है ना, लॉन्ग बुक। अब तुम्हारा एक बुक में तो होगा नहीं कोई। मतलब सर देखो, मेरे पास ब्रांड न्यू खाली बुक पड़ी है, वही। हाँ उसमें लिखना स्टार्ट करो और वो फेयर ही बनाओ, ऐसे मत लिखो। ठीक है, और आप 10th में आ गए, थोड़ी हैंडराइटिंग सुधार लेना आप, नहीं तो इतने कम मार्क्स आएंगे ना, याद रखना। हम तो थोड़ा समझ लेते थे, धीरे धीरे लिखो, थोड़ा मतलब स्पीड बढ़ाओ, बट हैंडराइटिंग नहीं बिगड़नी चाहिए, समझ में आना चाहिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर ये याद रखो हमेशा कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी, अच्छी दिखेगी तो आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। तो चलो अब हम देखते हैं, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर इवन नंबर अगर लिखेंगे तो वो इस फॉर्म में होते हैं, और ऑड नंबर जो होते हैं वो इस फॉर्म में। तो ये बताना क्या चाह रहा है वो देखते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है,
ठीक है ना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है, ए बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो ये हो गया, और आर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। नाउ पुट b इज इक्वल टू 2, मैंने b की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2 पुट कर दी, b जहां पर था वहां पर 2 पुट किया। तो समझो जो इंटीजर था वो क्या हो गया, 2q प्लस r। अब देखो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, पॉसिबल 1 हो जाएगी। वैल्यू ऑफ r 0 भी हो सकती है और 0 और 1। देखो 0 भी के इक्वल भी हो सकता है और 2 से छोटा मतलब 1, दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है ना। r की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, 2। तो यहां पर हम व्हेन r इज इक्वल टू, तो यहां पर हम रखते हैं r इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो दो पॉसिबल वैल्यूज में हम उनकी वैल्यू पुट करते। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2q प्लस 0 और a इज इक्वल टू हो जाएगा 2q प्लस 1। तो यहाँ पर हम किसी भी इंटीजर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को दो तरह से लिख सकते हैं, 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म में। अब ये हमेशा क्या होगा, इवन होगा। इवन क्यों होगा, बिकॉज ये 2 से डिवाइड हो रहा है और ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो ये इवन होगा, दिस इज इवन because it is divisible by 2। हमें पता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो इवन होता है, एंड इट इज ऑड because this is not divisible by अब देखो ये तो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंटीजर माना a और एक इंटीजर माना b। दो इंटीजर मैंने आपको बोले थे, उनको अगर हमें उनमें रिलेशन बताना है तो हम ये रिलेशन बता सकते हैं। अब हमने मान लिया कि b की वैल्यू अगर 2 है, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं इस इंटीजर को, तो b की वैल्यू हमने 2 रखी, तो ये हो गया कि वो इंटीजर 2q के फॉर्म में लिखेंगे तो इस टाइप से होगा। तो अगर हमने 2 रखा, अब हमें पता है कि r की वैल्यू हमेशा इससे छोटी होनी चाहिए, तो r की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, 0 एंड 1, ठीक है। तो जब हम r की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये इंटीजर इस फॉर्म में बन सकता है, जब r की वैल्यू हम ये रखेंगे तो इंटीजर इस फॉर्म में बन सकता है। अब आप q की वैल्यू अगर 0 और 1 रखोगे तो आपको इंटीजर्स मिलते जाएंगे। अगर आप q की वैल्यू 1 और 2 या 0 और 1 रखते जाओगे तो आपको इंटीजर्स मिलते जाएंगे। देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। आप बोल रहे हो कि इंटीजर कैसे मिलेंगे सर, तो मिलते जाएंगे। देखो ये दो वैल्यूज मिली हमें, अब मैंने q की वैल्यू पहले 0 रखी, यहाँ पर q की वैल्यू 0 रखी, तो ये क्या मिल जाएगा 0। यहाँ पर q की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी 1। फिर मैं यहाँ पर q की वैल्यू 1 रखता हूँ, यहाँ पर q की वैल्यू मैंने पहले 0 पुट की, फिर q की वैल्यू 1 पुट की, तो a क्या हो गया 2। यहाँ पर पुट करूंगा 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 3 हो जाएगा। अब जब q की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो यहाँ पर 4 मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा। जब मैं q की वैल्यू 3 ऐसे तो पुट आते ही करूँ जाएंगे सर बहुत सारे। 6 मिलेगा और ये 7 मिलेगा। तो यही तो बताना था, ये बताना नहीं, ये समझाने के लिए। क्वेश्चन तो अपना पिछले उसमें ही खत्म हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इन दोनों के फॉर्म में ही होता है। आप उनमें q की वैल्यू रखते जाओगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलते जाएंगे। तो ये हमेशा इवन नंबर को देगा और ये हमेशा ऑड नंबर को। देखो दिखाई दे रहा है, हाँ सर। हाँ। तो हमारा ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था आपको कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इन दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो वो इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो। तो ये जो नंबर देगा वो हमेशा इवन देगा, और ये अगर इन दोनों से हम बनाएंगे तो हमें सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलते जाएंगे, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते जाएंगे।
ठीक है ना। तो ये इन्होंने यही बोला था क्वेश्चन में कि शो दैट, देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर जो होता है वो इस फॉर्म में होता है और जो ऑड इंटीजर्स होता है वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हमें बताना था कि इवन इंटीजर्स को हम इससे डिनोट कर सकते हैं और ऑड को। तो ये हमने डिवीजन लेमा लिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसमें हमने b की वैल्यू 2 रखी। फिर हमें पता चला कि अगर b की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो r की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू 2 हो सकती है, 0 और 1। तो यहाँ से हमें पता चला कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम इन दो फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर एक में वैल्यू पुट करेंगे q की, तो अब यहाँ पर वो पुट करके नहीं देखना है, हमें सीधे बताना है कि ये डिवाइड हो रहा है 2 से तो ये इवन देगा हमेशा, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये हमेशा ऑड देगा। बस आया समझ में? ओके Yes, अब देखो sir. ये तो अपन ने क्या 2 लिया था, b की वैल्यू 2 ली थी। अब अगर हम b की वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक है, तो यही सेम स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे, उसको अच्छे से समझना। अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, बी क्यू, ये याद रखना है। और आर की जो वैल्यू है वो बी से छोटी है। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं बी की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। तो आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी? 4। पॉसिबल वैल्यूज 4 हो जाएगी। वेरी गुड। नो सर सर, नो 0 सर, 1 2 1 2 3 0। हाँ, 0 1 तो 2 जीरो से स्टार्ट होगी हमेशा, 1 एंड 2। जो नंबर लिया है हमने उससे हमेशा एक कम होगी, 0 1 और 2। ठीक है ना। तो व्हेन आर इज 0, व्हेन आर इज 1 एंड व्हेन आर इज 2। तो ये सारी वैल्यूज और में लिखनी है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3q। जब आर की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 एंड आर, सॉरी आर नहीं, ए आ जाएगा। और जब आर की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2। अब ये ही आंसर जो है हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को इन तीन फॉर्म में रख सकते हैं। जब q की वैल्यू आप 0 रखोगे तो यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 1, यहाँ 2। फिर 1 रखोगे तो 3 4 5 6 7 सारे इंटीजर्स मिलते जाएंगे। q की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो आपको सारे इंटीजर्स, जैसे हमने 2q। तो यही सेम क्वेश्चन था आपकी टेक्स्ट बुक का। ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूं आपकी स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो यही है, शायद नहीं है। ठीक है ना, वो अलग है। चलो नहीं है, 4q वाला है आपका। ठीक है ना। अब देखो इन्होंने बोला है एग्जाम्पल 4 के जितने भी ऑड इंटीजर्स है वो 4q प्लस 3 इस फॉर्म में होते हैं। तो अपन ने अभी 3q वाला करके बताया। ठीक है ना, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इन तीन फॉर्म में होते हैं। अब 4 वाला करके देखते हैं। तो 4 वाला कैसे होगा, a b q प्लस आर। b की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 4, तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ r। 0 1 2 3 हाँ वेरी गुड, 0 1 2 एंड 3। तो व्हेन r इज 0, व्हेन r इज इक्वल टू 1, when r is equal to 2 and when r is equal to, सॉरी, r is equal to 3। तो r की वैल्यू हम पुट करेंगे तो a 4q प्लस, ये हो जाएगा a is equal to 4q प्लस 1, ये हो जाएगा a is equal to 4q प्लस 2 एंड ये हो जाएगा a is equal to 4q प्लस 3। तो देखो यहाँ पर हम जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिविजिबल है 2 से, ये वाला और ये वाला। क्यों? क्योंकि इनमें अगर हम 2, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं करके बताता हूँ। ये हो गया 2, यहाँ से ये भी 2, तो इसको मैं अगर 2 कॉमन ले लूंगा ऊपर से तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1 अपॉन 2। तो मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये इवन है। ये दोनों नहीं होंगे तो ये ऑड है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। ये Yes, दोनों sir. नंबर 2 Yes, से sir. डिवाइड, तो हमेशा अगर हम 4 लेंगे, b की वैल्यू 4 लेंगे, तो इन चारों से हम इंटीजर्स को शो करते हैं। ये पहले 0 देगा, ये 1 देगा, ये 2 देगा, ये 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, फिर ये 8 9 10 11, ये सारे इंटीजर्स देंगे।
बट ये दोनों नंबर हमेशा इवन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और ये दोनों नंबर हमेशा ऑड इंटीजर्स। आया समझ में? आप वैल्यूज पुट करके देखोगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पर 1, तो 1 ऑड, फिर यहाँ पर 2 मिलेगा तो 2 इवन, 3 ऑड, फिर 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन। तो ये दोनों नंबर हमेशा इवन देंगे और ये दो नंबर। तो आपको एग्जाम्पल में यही बोला गया है कि आप प्रूफ करके बताइए मुझे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये 4q+1 और 4q+3 क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑड इंटीजर्स को। बस हमें यही बताना था। तो आप यहां तक कर देना, ऐसी वैल्यूज निकाल देना। ये जो मैंने किया यहां तक, फिर उसके बाद आप क्या करना है कि these are two divisible by 2, so it is represent even integer, and these two are not divisible by 2, so it is represent odd integers। बस आया समझ में? यस सर। ये स्टेटमेंट्स ही हमें प्रूफ करने हैं। तो आपको अगर 2q दिया है, 2 के फॉर्म में दिया है तो आपको 2q लेना है, 3 के फॉर्म में दिया है तो 3q लेना है, b की वैल्यू 3 लेना है और इस टाइप से सॉल्व करते आना है। अगर 4 दिया है तो 4q लेना है आपको, जो आपको क्वेश्चन में दिया है वही लेना है। ठीक है? ओके सर। हाँ हाँ। अब आप क्या करो, एग्जाम्पल 4 दिख रहा है आपको? हाँ यस सर। हाँ। तो एग्जाम्पल 4 में क्या है? अ स्वीट सेलर, एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। अब उसको स्टेक में जमाना है। स्टेक में मतलब इस टाइप से, ये दो स्टेक्स मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर स्टेप से ये इस टाइप से स्टेक्स में जमाना है। तो वो ये चाहता है कि उस टाइप का जो उसका सेटअप एरिया वो लीस्ट एरिया हो और दोनों में, जैसे अगर यहाँ पर 5 काजू बर्फी है तो इधर भी 5 क्या आनी चाहिए? बादाम बर्फी इधर, और वो सेम ही आनी चाहिए मतलब ऊपर, और ये जो दोनों है ये खत्म भी हो जाने चाहिए। तो हमें क्या निकालना होगा कि दोनों का HCF, मतलब दोनों में कॉमन नंबर क्या है। अगर हम यहाँ पर 6 ले रहे हैं तो इधर भी क्या लेना होगा? 6। यहाँ पर अगर हम 7 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 7। तो हमें क्या ढूंढना होगा? दोनों में कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें क्या ढूंढना होगा? इन दोनों का HCF। क्या ढूंढना होगा? HCF। तो HCF ढूंढने के लिए अभी मैंने आपको एल्गोरिथम बताया है। 420 को हम 130 से डिवाइड करेंगे। 420 काजू की बर्फी है और ये बादाम। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर बच गया। अब ये 130 यहाँ जाएगा, रिमाइंडर से डिवाइड किया, फिर 10 बच गया। फिर ये 30 यहाँ जाएगा, 10 से डिवाइड किया, 0 आया रिमाइंडर। मतलब 10 हमारा क्या हो गया? HCF। तो अगर हम उसको जमाएंगे दोनों को तो 10 ऊपर काजू की बर्फी होगी और 10 नीचे बादाम बर्फी होगी। फिर नेक्स्ट लाइन में 10 काजू की बर्फी, 10 बादाम बर्फी, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है? तो उसका जो मेंटेनेंस होगा वो बना रहेगा, तो उसका लीस्ट एरिया कवर होगा उसमें। अब देखो आपका एक्सरसाइज पर आते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6q। तो आपको क्या b की वैल्यू क्या लेनी है? b की वैल्यू क्या लोगे आप? 0 1 2 3 नहीं, अरे b की वैल्यू तो 6 लोगे ना। b की वैल्यू 6 हो जाएगी और r की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी और 5। तो जब आप रखोगे उसको तो क्या बनेंगे? एक 6q बनेगा, एक 6q+1 बनेगा, एक 6q+2 बनेगा, एक 6q+3 बनेगा, एक 6q+4 बनेगा और एक 6q+5। तो ये जितने भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो सारे इवन को रिप्रेजेंट करेंगे और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो ऑड को। तो ये देखो ऑड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें यही बताना था। आया समझ में? ओके Yes, हाँ, सर। तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिस पे मैंने लिखा है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो वो सारे। ये फर्स्ट वाला ले लो स्क्रीनशॉट। ये तो सर मैंने नोटबुक में लिख ले लिया दिया सर। सर एक। हाँ ले लो, बट फिर भी स्क्रीनशॉट। सर सेव कर लिया। हाँ सेकंड वाला ये है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, ये करना नहीं है अपने को, बट मैंने समझाने के लिए बताया कि कैसे नंबर्स आते हैं। फिर ये थर्ड वाला ले लिया सर, एक बड़ा सर। हाँ सर ले लिया। और ले ये लिया। फोर्थ वन।
सर ले लिया। सर। ठीक है ना। अब आपको 2 क्वेश्चन तो करने ही है आपके एक्सरसाइज के, और थर्ड क्वेश्चन में आपको निकालना है HCF। ठीक है ना। तो आप HCF निकालना है, मतलब इसमें एक आर्मी कंटेनिजेंट है जिसको आपको अरेंज करना है। तो आप इसका HCF यूक्लिड मेथड से निकाल के रखना है, मैं समझा दूंगा कि इसमें करना क्या था। तो ये 3 क्वेश्चन आपको Okay, bye, करके रखना। ठीक है ना। तो 1 2 3 आपका होमवर्क है। ओके सर। ओके सर। ओके, और होमवर्क टाइम टू बाय टाइम सर। कर लेना। ठीक है। ओके सर। ओके बाय।